क्या बीजेपी को आखिरकार जेन जी की ताकत का अंदाजा हो गया है? क्या दिल्ली के जंतर मंतर से उठी युवाओं की आवाज ने बीजेपी को इतना बेचैन कर दिया कि अब पार्टी ने पहली बार जेन जी को लेकर बाकायदा रणनीतिक मंथन शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2029 की लड़ाई में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज विपक्ष नहीं बल्कि देश का वो युवा वोटर बनने जा रहा है जो पहली बार वोट डाल रहा है? क्योंकि देखिए तस्वीर, बीजेपी देश के बड़े हिस्से में सत्ता में है, संगठन मजबूत है, चुनावी मशीनरी मजबूत है, सोशल मीडिया पर जबरदस्त पकड़ है। लेकिन राजनीति में एक चीज सबसे खतरनाक होती है, मूड बदलना। और जेनजी का मूड अगर बदला तो उसका असर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा, वो वोटिंग बूथ तक पहुंच सकता है। और शायद बीजेपी ने इसी खतरे की घंटी को सुन ली है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब देश के युवाओं और खासकर जनरेशन जी के साथ अपना जुड़ाव मजबूत करने के लिए एक विशेष आउटरीच प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी में है। और ये कोई सामान्य युवा मोर्चा वाला कार्यक्रम नहीं बताया जा रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम तैयार की गई है। इस टीम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावरे जैसे बड़े संगठनात्मक चेहरे शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी को भी इस टीम में जगह दी गई है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन अब सवाल है, इतने बड़े नेताओं की टीम सिर्फ युवाओं से मिलने के लिए क्यों? क्योंकि बीजेपी शायद ये समझ रही है कि ये युवा वोटर को सिर्फ भाषण देकर, नारे देकर या सोशल मीडिया पोस्ट डालकर अपने साथ नहीं रखा जा सकता। आज का जेन जी पूछता है, नौकरी कहां है? करियर का भविष्य क्या है? एआई मेरी नौकरी खाएगा या नई नौकरी बनाएगा? स्टार्टअप के मौके कहां हैं? शिक्षा इतनी महंगी क्यों है? पेपर लीक क्यों होते हैं? और सबसे अहम, मेरी जिंदगी अगले 5-10 साल में कैसी होगी? यही वो सवाल है जिनसे अब राजनीति को दो दो हाथ करना पड़ेगा। अब यहां दिल्ली के जंतर मंतर वाले घटनाक्रम को नजरअंदाज करना भी मुश्किल है, क्योंकि जब युवा सड़क पर उतरता है तो राजनीतिक पार्टियां सिर्फ भीड़ नहीं देखती, वो ये देखती हैं कि भीड़ में कितने संभावित वोटर हैं, उनकी उम्र क्या है, उनकी नाराजगी किस मुद्दे पर है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह नाराजगी एक आंदोलन बन सकती है? यही कारण है कि जेन जी को लेकर बीजेपी की सक्रियता को सिर्फ एक समान आउटरीच अभियान कहकर खत्म कर देना शायद जल्दबाजी होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, जिसपे औपचारिक ऐलान और जो विभागीय बीजेपी के तरफ से है, अभी ऐलान बाकी है। लेकिन ये एक तरह का पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन भी हो सकता है। यानी पार्टी कह रही है, पहले सुनो, फिर समझो और फिर जवाब दो। अब जरा जेन जी की ताकत समझिए। ये वो पीढ़ी है जो इंटरनेट के साथ बड़ी और पली बढ़ी हुई है। ये अखबार की हेडलाइन से ज्यादा इंस्टाग्राम रील देखती है, टीवी डिबेट से ज्यादा यूट्यूब पर बहस देख सकती है, और राजनीतिक भाषण सुनने से पहले यह पूछ सकती है, फैक्ट क्या है? इस पूरी पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत है सूचना तक सीधी पहुंच। इसे कोई नेता सिर्फ यह कहकर प्रभावित नहीं कर सकता कि हमने बहुत काम किया है। यह पूछेगा, कितना काम? आंकड़े दिखाइए। कोई पार्टी कहेगी रोजगार बढ़ा है, जेन जी पूछेगा मेरे शहर में नौकरी कहां है? कोई नेता कहेगा देश
तेजी से आगे बढ़ रहा है, युवा पूछेगा मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही। यही फर्क है और राजनीति के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के इस आउटरीच प्रोग्राम का फोकस सूत्रों के हवाले से युवाओं की आकांक्षाओं, चिंताओं और उम्मीदों को समझना होगा। रोजगार, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, शिक्षा, युवा उद्यमिता और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता, यानी पार्टी अब सिर्फ युवाओं तक संदेश पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि युवाओं से फीडबैक लेने की कोशिश भी कर रही है। और यही इस पूरे अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि राजनीति में सबसे ताकतवर पार्टी भी अगर जनता की बदलती भाषा समझना बंद कर दे तो समस्या जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन अब आते हैं सबसे सनसनीखेज सवाल, क्या बीजेपी को सत्ता होने का डर सताने लगा है? इसका जवाब फिलहाल इतनी जल्दी देना सही नहीं होगा, क्योंकि किसी पार्टी का जो इतना जल्दी निष्कर्ष जो निकलता है वो एक आंदोलन से निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि किसी पार्टी का युवाओं के बीच आउटरीच अभियान शुरू करना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उसे सत्ता जाने का डर है, लेकिन यह जरूर साबित करता है कि बीजेपी जेन जी को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। और दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी चुनावी राजनीति में छोटी से छोटी कमजोरी को भी गंभीरता से लेती है, यह फैक्ट है। अगर उसे लगता है कि आने वाले वर्षों में युवा वोटर का राजनीतिक व्यवहार बदल सकता है, तो आज से तैयारी करना उसके लिए स्वाभाविक है। और यही इस कहानी का असली ट्विस्ट है। तो कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि बीजेपी ने जेन जी के लिए एक कमेटी बनाने जा रही है। असल कहानी इससे बहुत बड़ी है। एक तरफ ऐसी पार्टी है जिसने चुनावी राजनीति में संगठन और माइक्रो मैनेजमेंट की ताकत साबित की है, और दूसरी तरफ एक ऐसी पीढ़ी जो सवाल पूछती है, तुरंत जवाब चाहती है, नेताओं को फैक्ट चेक करती है, और जरूरी नहीं कि अपने माता पिता की तरह उसी राजनीतिक पसंद को आगे बढ़ाए। यही जेन जी की असली ताकत है। और अगर बीजेपी आज इस पीढ़ी के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो इसे सिर्फ डर के चश्मे से देखना भी गलत होगा। इसे ऐसे देखिए, भारतीय राजनीति की अगली बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह लड़ाई सिर्फ जाति की नहीं होगी, सिर्फ धर्म की नहीं होगी, सिर्फ राष्ट्रवाद की भी नहीं होगी। ये लड़ाई होगी रोजगार बनाम बेरोजगारी की, उम्मीद बनाम निराशा की, विजन बनाम वादे की, और सबसे आगे बढ़कर युवा वोटर के भरोसे की। याद रखिए, जेन जी अभी पूरी तरह राजनीति में उतरी भी नहीं है। जिस दिन यह पीढ़ी संगठित होकर अपने मुद्दों पर वोट करने लगी, उस दिन देश की राजनीति को सिर्फ अपनी रणनीति नहीं बदलनी पड़ेगी, अपनी भाषा भी बदलनी पड़ेगी। तो सवाल बीजेपी से भी है और विपक्ष से भी, क्या आप जेन जी को सिर्फ वोटर समझते हैं या उसे भारत की अगली राजनीतिक ताकत मानते हैं? क्योंकि अगला चुनाव सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि सरकार किसकी बनी, अगली पीढ़ी ये तय करेगी कि राजनीति किस मुद्दे पर होगी। और शायद बीजेपी ने इस बदलाव की आहट सुन ली है। आप जेन जी के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर बताइए हमें कमेंट करके, क्योंकि अब जेन जी के जो मुद्दे हैं वो हर युवा की आवाज बनती जा रही है, चाहे वो जनरेशन जी हो या उसके नीचे की पीढ़ी हो या फिर उसके आगे की एक पीढ़ी हो। सभी की आवाज जेन जी के मुद्दे बनते जा रहे हैं और सभी के लिए मुद्दे अहम होते जा रहे हैं। अब जाति, धर्म, ये सारे मुद्दे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं, और आने वाले कुछ सालों में इन मुद्दों से आगे भारत की, देश की राजनीति बढ़ जाए तो अचंभा नहीं होगा।
क्योंकि आज का युवा सवाल पूछता है और सवाल पूछता है फैक्ट के साथ। तो आप जेन जी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में फिर एक अहम इशू के साथ। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते।